नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, तो लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है बिहार को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। यहाँ जंग है विकास बनाम बदलाव की। बिहार में सच चुकी है सियासी बिसात, और हम करेंगे जनता जनार्दन के मुद्दों की बात। सियासी जंग में कौन कौन कैसे कैसे वादे कर रहा है जनता से, युवा, महिला, किसान और आम आवाम के क्या है मुद्दे जो तय करेंगे सियासी दलों की किस्मत। विरासत की सियासत बनाम सुशासन की राजनीति में कहां खड़े हैं प्रमुख सियासी दल, और वाद प्रतिवाद कर धुआंधार प्रचार कर जनता जनार्दन से राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं संवाद। आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। तो आइए बात करते हैं बिहार के सियासी जंग की। तो जनादेश की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन की जंग और चुनावी वार पलटवार पर यह खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी जंग अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए बिहार में मतदाताओं को महागठबंधन के दौर में जंगल राज की याद दिला रहा है। एनडीए नेता इसे विचारधारा की जंग भी मान रहे हैं। महागठबंधन के भीतर उभरे अंतर विरोध और फिर अंतिम समय में सब कुछ ठीक होने की फीलिंग प्रोजेक्ट करने पर भी जनता दल यूनाइटेड चुटकी ले रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अंतर विरोधों से घिरे महागठबंधन को चुनावी रेस में अपने से नीचे मान रहे हैं। पोर्टफोलियो का बंटवारा अभी चुनाव हुआ भी नहीं है और आपस में मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहा है। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो जाएंगे। उनका जो प्रयास है वो प्रयास में विफल रहेंगे। जहां तक तेजस्वी यादव जी सत्ता की कुर्सी के लिए ही वो जीते हैं मरते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बख्तियारपुर से एनडीए उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरुण कुमार के काफिले पर विपक्षी दलों के असामाजिक तत्वों के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने राजद पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें। ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। बिहार में चुनावी माहौल में भाजपा महागठबंधन पर मुद्दों की कमी का आरोप लगा रहा है। महागठबंधन के बयान को जुमलेबाजी करार दे रही है और पिछले 2 दशकों में बिहार के नई दिशा पाने का दावा भी कर रही है। एनडीए गठबंधन अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। 15 साल के कार्यकाल में कभी एक महिलाओं का एक भी समूह बनाया था क्या? आज बिहार में 80 लाख से ऊपर अगर समूह बने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं ये देन नीतीश कुमार की सरकार का है। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के बाद कई अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की घोषणा कर दी है। अब सबकी निगाह इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि इसका असर सीधे बिहार के सियासी समीकरण पर पड़ सकता है। विपक्ष पहले ही इस कदम को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आयोग का ये फैसला चुनावी माहौल को किस दिशा में मोड़ता है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बिहार चुनाव में विकास के नारे के साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी खासी चर्चा में है। बिहार की सियासत में तुष्टीकरण पर अलग अलग दलों का क्या कहना है, ये दिखाते हैं आपको। 2010 विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का पुरजोर समर्थन मिला था, जिसकी वजह से आरजेडी मात्र 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। नीतीश को मिली इस कामयाबी ने बीजेपी और जदयू के रिश्ते को तल्ख बना दिया। नतीजा 2014 लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में कूदी, लेकिन
2 सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। लालू परिवार ने मुसलमान कौम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लालू परिवार के नज़दीक मुसलमान कौम की कोई अहमियत नहीं, वो उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। अपने 15 वर्षों के शासनकाल में लालू ने जिस प्रकार से पूरे बिहार को बर्बाद किया, वैसे ही मुस्लिम कौम भी लालू के प्रकोप से बर्बाद हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा, सुधारा, बदलाव किया और मुस्लिम समाज की भी तरक्की हुई। मुस्लिम समुदाय को सोचना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी किया है कि भाई 20 साल में अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने काम किया है, आप लोगों को ही पूछना चाहिए। उन लोगों को कभी न्याय नहीं मिला और नीतीश कुमार जी आए तो पहली बार उन लोगों को कंपनसेशन मिला। नीतीश कुमार का यह कहना बिल्कुल निराधार है कि लालू प्रसाद नहीं है, राजद के शासन काल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ। हमने अमन शांति का जो संदेश दिया उसके लिए फाइट आउट किया। पहले चरण में तो संघर्ष करना पड़ा, वो हमने बिहार में स्थापित किया, उसी का फल ये लौट रहे हैं। नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किए गए कार्य की याद जब भी आती है तो इस बात का जिक्र करना वो भूलते नहीं और शायद यही वजह है कि रह रहकर वो अपने कार्यों की विवेचना भी करते हैं और विरोधियों को चेताते भी हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बिहार से राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। तो सभी दलों के अपने अपने दावे हैं और तुष्टीकरण भी खासा चर्चा में आ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को फाड़ने की बात कहकर जो नया चुनावी शिगुफा छोड़ा, इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा है, तो कांग्रेस ने भी तेजस्वी के इस बयान से कांग्रेस असहज जरूर नजर आई है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी चल दिया है। एनडीए ने महागठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी तरह की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों की सरकार में आज मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के, और हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं की। तो जंगल राज बनाम सुशासन की इस लड़ाई में मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरह से मुद्दा बन रहा है, ये हम बताते हैं। पहले बताते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व की सरकारों पर। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जो सांप्रदायिक दंगे थे वो राज्य के विकास को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, काफ़ी पीछे छोड़ रहे थे। 24 नवंबर 2005 से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम होना शुरू हो गया है और वो काम क्या हुआ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, उन्होंने कहा वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि की गई। अपने आप में बड़ी रकम है। 1080.47 करोड़ के बजट का प्रावधान, ये अपने आप में बड़ा कदम। इसके बाद वर्ष 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी गई और अब तक 8000 से ज्यादा जो कब्रिस्तान हैं उनकी घेराबंदी की गई है और वो भी मुस्लिम समाज के परामर्श से। और इसके साथ ही 1273 कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए चिन्हित हैं, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी बिल्कुल पूर्ण कर दी गई है। विपक्षी दलों की सरकार के समय 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगों का भी उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दंगा पीड़ितों के लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया है, जबकि अपनी बात कहते हुए कहा कि हमने भागलपुर सांप्रदायिक दंगे की जांच कराई, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और दंगे से प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद दी गई।
साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि आज कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है। 2006 से मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें सरकारी मान्यता दे दी गई। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें रोजगार की व्यवस्था की गई। वर्ष 2007 से 10,000 की सहायता राशि बढ़ा दी गई है और अब 25,000 कर दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए तालीमी मरकज और हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं शुरू की गई। छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, अनुदान, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए विकास के जो कार्य हैं वो अब किए जा रहे हैं। जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने केवल राजनीति की सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, विकास बनाम जंगल राज की इस लड़ाई में मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो किस तरह से छाया हुआ है? देखिए, मैंने आपको जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी में मैंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि 2010 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों को 206 सीटें मिली थी और आरजेडी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। 3 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। रामविलास पासवान उस समय लालू प्रसाद के साथ थे। उस समय जो MY समीकरण था वो पूरी तौर पर दरक गया था और जो M है, M का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी को भी वोट देने का काम किया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के मन में ये भाव आया कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चंक जो 2010 में वोट देता है वो हमें बाद में भी देगा। शायद आपको याद हो कि 2013 में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग हो गए। 17 साल पुरानी दोस्ती टूट गई क्योंकि नीतीश कुमार के मन में ये भाव आया कि मुसलमान मतदाताओं ने हमें वोट किया है, लेकिन वो वोट जो था एक कुशासन के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सड़कों का जाल बिछाने का काम नीतीश कुमार ने किया, उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के जो स्वजातीय मतदाता थे उन्होंने भी कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में बड़े पैमाने पर एनडीए को वोट करने का काम किया। शायद ये वजह थी कि 22 सीटों पर बीजेपी आरजेडी सिमट गई। लेकिन जब 2014 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में आए तो नीतीश कुमार मात्र 2 लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया और नालंदा में ही चुनाव जीत पाए। उनकी सीटों की संख्या जो है वो नगण्य हो गई। 22 जगहों पर जेडीयू के जमानत जब्त हो गए। राजेश, समय बदला है, समीकरण बदले हैं, लोगों के लिए काम किए। राजेश, समय बदला है, समीकरण बदले हैं और उसके साथ ही जो दावे प्रतिदावे हैं वो भी बदल रहे हैं। उसमें इसकी हम वजह जानना चाहेंगे और इसका जमीनी हकीकत और उसका असर भी जानना चाहेंगे। मैं उसी बात पर आ रहा था रमा कि जब मुस्लिम समुदाय का जो बैकवर्ड तबका है, जो पसमानदा मुसलमान कहलाता है, वो पसमानदा मुसलमान को नीतीश कुमार ने बाइफरकेट का करने का काम किया। बिहार में उसकी बड़ी आबादी है जो दर्जी, धुनिया, कुंजरा या जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन जातियों को मजबूत करने का काम नीतीश कुमार ने किया। अपनी आरक्षण मंडल कमीशन का जो आरक्षण का दायरा था उसके जरिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी के जरिए और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जोड़कर, भागलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको बिजली नहीं मिलती थी, लोन नहीं मिलता था, उसको इन चीज़ों से जोड़कर नीतीश कुमार ने मुसलमान समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। रह रहकर नीतीश कुमार को अपना पुराना दिन जब याद आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रेम जो है उनका उजागर होता है और वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे जुड़ें। शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 2005 से पहले मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया और हमने मुसलमानों के लिए काम किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के जो काम हैं बैकवर्ड मुस्लिम के लिए, उसके लिए उनको याद किया जाता है। लेकिन आज की अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो MY जो समीकरण है उसको इंटैक्ट रखने की चुनौती जहां
तेजस्वी यादव के लिए दिखाई पड़ती है। वहीं नीतीश कुमार उसमें सेंध लगाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपने साथ करने की कवायद जो है वो तेज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात और है कि मुसलमान समुदाय का जो वोटर है वो कितना नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा करता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि पुराने कार्यों की याद दिलाकर वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। मुसलमान का जो 3 तबका है, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल दलित समुदाय के जो मुस्लिम है वो कहलाते हैं, अशराफ जो है वो उच्च वर्ग के जो मुस्लिम है वो कहलाते हैं, अजलाफ बैकवर्ड मुस्लिम विश्वास कौन हासिल करता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। जनादेश में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। और अब जनादेश में हम बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय जिले का हाई प्रोफाइल सीट है मटिहानी विधानसभा। मटिहानी 2 दिग्गज उम्मीदवारों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इसीलिए यहां सियासी घमासान तेज है। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित ये क्षेत्र शुरुआती दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें दबदबा रहा, लेकिन वर्तमान में सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बेगूसराय जिले की हाई प्रोफाइल मटिहानी विधानसभा सीट इस बार फिर सियासी मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। यहां चुनाव अब 2 दिग्गजों के बीच प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। एक ओर जेडीयू ने मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को मैदान में उतारा है। वाम दलों का गढ़ माने जाने वाले मटिहानी में 2020 के चुनाव में पहली बार लोजपा से जीत हासिल करने वाले राजकुमार सिंह अब जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हम लोगों ने भी मटिहानी के विकास के लिए भी जितने भी कार्य किए हैं वो जनता के सामने हमने समर्पित किया है। चाहे सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो जनता अच्छी तरह से समझती है। और मटिहानी की जनता ने अपना सरोकार विकास के कार्यों से जोड़ लिया है। विकास की एक नई संस्कृति का आगाज मटिहानी की जनता ने किया है और उस संस्कृति को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मटिहानी विधानसभा से 2 बार निर्दलीय और 2 बार जेडीयू यानी लगातार 4 बार विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 2020 में एलजेपी के राजकुमार सिंह से महज 333 वोटों से शिकस्त मिली थी। चुनावी शिकस्त पाने के बाद बोगो सिंह जेडीयू छोड़कर इस बार राजद से चुनावी समर में हैं और 20 साल पहले किए अपने कार्यों को गिनाते हैं। हार 333 वोट से हो गई, जिसका खामियाजा संपूर्ण जिला भुगता है और मटिहानी विधानसभा उस दंश को झेल रहा है। इसलिए मटिहानी विधानसभा के चमन से हर पौधे की आवाज आई, मेरा बेटा माली है, वही आके मेरे चमन को फिर स्वस्थ बनाएगा। शुरुआती दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का दबदबा वाले इस क्षेत्र में लाल झंडा खामोश है और कहने को महागठबंधन के साथ है, लेकिन आपसी मतभेद जग जाहिर है। वाम दलों का एक बड़ा धड़ा राजकुमार सिंह तो छोटा धड़ा बोगो सिंह के साथ है, जिसे खुद राजद प्रत्याशी बोगो सिंह स्वीकार करते हैं। मटिहानी के दोनों प्रत्याशी राजनीति के धुरंधर हैं। वाम दलों के लिए मिनी मास्को कहे जाने वाले मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी लाल झंडा खामोश है। अभी मुख्य मुकाबला जदयू और राजद प्रत्याशी के बीच में है। अब ये देखने की स्थिति होगी कि यहाँ तीर की चलती है या लालटेन की रोशनी यहाँ की विधानसभा में जल पाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, मटिहानी। मटिहानी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे
आप ही ने बताया वाम दलों का ये जो है इलाका पूरा गढ़ रहा है और इस बार जो चुनावी लड़ाई है महागठबंधन में मतभेद हैं, लेकिन जो एनडीए है उसमें उत्साह बरकरार है। किस तरह से चुनावी तीर वहां चल रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। यहाँ अगर हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनमें आपसी मतभेद हैं, भीतरघात का जो खतरा है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में दिखाया है कि जिस तरीके से एक जो धरा सीपीआई का धरा है जो कि महागठबंधन के साथ है, लेकिन सीपीआई का धरा ये कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में सीपीआई की जो शहादत हुई है उस शहादत में जो वर्तमान प्रत्याशी हैं बोगो सिंह उनका योगदान है। और इसलिए सीपीआई महागठबंधन में होते हुए भी महागठबंधन को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सीधा फायदा जो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं राजकुमार सिंह हैं उनको मिल रहा है। और राजकुमार सिंह के बारे में क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार सिंह ने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो कलम की संस्कृति है उस कलम की संस्कृति को शुरुआत की है। और उस शुरुआत में उन्होंने चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, चाहे यातायात के जो साधन हैं उसका जो विस्तार हो, उसका जो विकास हो, उसको करने में एक तरीके से राजकुमार सिंह ने अपनी प्रसिद्धि इस इलाके में हासिल की है। तो एक तरफ भीतरघात, दूसरी तरफ विकास, स्वच्छ छवि यहाँ के जनता को एनडीए के पक्ष में मिलता दिख रहा है। हालांकि यहाँ के राजनीतिक ऐसा मानते हैं, यहाँ के विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों जो दिग्गज हैं वो वोटरों को साधने में माहिर हैं। बोगो सिंह की जो एक छवि रही है क्योंकि वो 2 बार के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और 2 बार जदयू से जीते हैं, तो बोगो सिंह को भी इस इलाके में कमजोर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि राजकुमार सिंह के लिए जरूर ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो पहली बार वो विधानसभा जीते हैं, दूसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो जो उनकी छवि है, जो उनका कार्य करने की जो शैली है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आशीर्वाद बेगूसराय की क्षेत्र में उनको बेगूसराय की जनता को मिला है, मटिहानी की जनता को मिला है, तो जरूर उसका असर यहाँ के मतदाताओं पर है। और उस असर के जरिए और एनडीए में एकजुटता के जरिए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको इस सीट से फायदा होता दिख रहा है। जी धीरज, बेहद दिलचस्प समीकरण आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जनादेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपको दिखाया जनादेश में सियासत का रंग, और अब आइए आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार के नए नए ढंग। दिखाते हैं आपको बदलते दौर में कैसे बदल रहा है प्रचार का सलीका। सोशल मीडिया ने अपनाया है प्रचार का नया तरीका। बात दिलचस्प है चुनावी प्रचार की, यानी चुनावी चक्करबंदी की। चौबीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की एक जनसभा में छठव्रती महिलाओं से मिले थे और मंच पर बुलाकर उन्हें पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप को प्रदान किया था। उन्हें छठव्रती महिलाओं और जीविका दीदियों से बेगूसराय के चतुर्भुज पोखर पर जाकर डीडी न्यूज़ ने उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और छठ के गीत दूरदर्शन न्यूज़ के लिए गुनगुनाए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने इन महिलाओं से विशेष बातचीत की। कहा जाता है
कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन बिहार के लोग डूबते हुए सूरज को सलाम करते हैं। छठ पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री बेगूसराय आए थे और उन्होंने छठ व्रतियों को सूप भेंट किया। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मंच पर इन महिलाओं को बुलाकर उन्हें ये सूप भेंट किया गया। और इन महिलाओं को कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर, हम इनसे सीधे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए मंच पर, जब आप लोगों को बुलाया गया, कैसा लगा आप? बहुत खुशी का बात हुआ, जो मुझे उनसे गिफ्ट मिला छठ पर्व के शुभ अवसर पर, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, जो हम लोग को छठ पर्व में ये हमको अवसर मिला, और जीविका को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग को यहाँ तक आने का मौका। जीविका दीदी के लिए प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस दिशा में लगता है कि एक बेहतरीन कदम है नीतीश और मोदी जी भैया को। हम लोग बहुत आगे बढ़े और विश्वास है कि हम लोग आगे और बढ़ेंगे। आप भी थी उस मंच पर, आप प्रधानमंत्री के लिए और छठ माँ के लिए कुछ गीत गुनगुनाएंगी? जी, गीत गाएं। केलिबा के पात पर उगेला सूरज झांके झुके, हे करेली सनबरतिया से झांके झुके, हे करेली सनबरतिया से झांके झुके। हम रोजे बेटवा से उनके लागे, हे करेली सनबरतिया से उनके लागे, हे करेली सनबरतिया से उनके लागे। जीविका दीदी यानी लखपति दीदी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देखा, और शायद यही वजह है कि जीविका दीदियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए वो लगातार वकालत करते रहे। बेगूसराय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जीविका दीदियों को बुलाकर उन्हें छठ पूजा का सूप भेंट किया गया, तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आपने देखा कि इन महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए क्या कुछ उद्गार व्यक्त किए और कितना दृढ़ संकल्पित ये दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो ये थे छठ की छटा के साथ चुनावी रंग, और इसी तरह के चुनावी चटक रंग हम हर रोज लेकर आएंगे इसी वक्त आपके लिए जनादेश में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।